नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र पांडे आप सबका YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग जो ई लर्निंग कर रहे हैं उसके तहत सुपर टेट में जो प्रश्न आते हैं, विशेषकर बाल विकास की बात की जाए या शिक्षण कौशल की बात की जाए, जीवन कौशल की बात की जाए, भारतीय शिक्षा का जो इतिहास है, सूचना संप्रेषण तकनीकी या शैक्षिक तकनीकी, उन समस्त हिस्सों को कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि तो लगभग 35 प्रश्न आते हैं। उन समस्त प्रश्नों को जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सारा पाठ्यक्रम मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। काफ़ी सारे लोग परिचित होंगे, कुछ लोगों के लिए नए होंगे। तो ये मामला नहीं है कि कितने नए हैं या पुराने हैं, मामला ये होता है कि आपके लिए वह उपयोगी है और किस प्रकार से उपयोगी है। ठीक है, क्योंकि पहली क्लास है तो प्रयास ये करेंगे कि गागर में सागर बनना, बिहारी का काम करने का प्रयास करेंगे। 10 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, उन 10 क्वेश्चंस में सारी विषय वस्तु को एक साथ समेटने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको भी एक माइंड मैप हो जाएगा कि हाँ, जो सब मेरे सामने है, जो मुझे प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं, जो सिलेबस देने की बात कर रहे हैं, वो कहाँ तक हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, बाकी का जो रिकॉर्ड है वो सब बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, मामला यही होता है। पीछे मैंने क्या किया, किन परिस्थितियों में किया, क्या उसका बेहतर रिपोर्ट कार्ड रहा, वो सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहेंगे तो पता चल जाएगा। स्वयं के संदर्भ में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात की जाए सबसे पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न आपका है सुपर टेट के संदर्भ में अगर देखा जाए तो लिखा गया कि कौन सा जोड़ा सुमेलित है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होता है कि अभी जो एग्जाम्स में नया ट्रेंड चला है उसके अकॉर्डिंग कभी कभी यहाँ सुमेलित तो लिखा, कभी कभी यहाँ पर आपको नहीं शब्द का भी प्रयोग मिल जाएगा। तो ये ध्यान देना होता है कि प्रश्न किस प्रकार से लिखे गए हैं। अभी लिखा गया कौन सा जोड़ा सुमेलित है, ठीक, नहीं वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन ध्यान देना होता है आपको यहाँ भी कि प्रश्न को देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं लिखा गया है। अगर प्रश्न ऐसे लिखा जाता कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तब आप सीधे से समझ जाते कि ये 4 जोड़े लिखे गए हैं, इसका मतलब कि इनमें से 3 जो वो सुमेलित हैं, कोई एक है जो सुमेलित नहीं है। लेकिन देखिए इस प्रश्न में कहीं नहीं लिखा गया है, इसका मतलब कि आपको ये नहीं ढूंढना है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। क्या लिखा गया है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित है, इसका मतलब कि ये देखना है कि कौन से इसमें से सही 2 हिस्से लिखे गए ना। इधर देखिए चिंतन लिखा है स्तर, फिर लिखा मॉरिसन या पी हंट लिखा है, इसका मतलब कि 2 हिस्से हैं। यहां से आप बात डिवाइड करके देखेंगे तो 2 हिस्से हैं। हमें यही समझना है कि कौन सा जोड़ा इसमें से सुमेलित है। अगर बात की जाए सबसे पहले की ए वाले ऑप्शन की बात की जाए तो लिखा गया स्मृति स्तर और इसके साथ साथ लिखा हुआ है हर्बर्ट। तो इन विकल्पों को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि स्मृति स्तर क्या है या हर्बर्ट महोदय कौन है। पहले हमें यह जानना होगा। अगर हम इसको समझ जाते हैं कि स्मृति स्तर क्या है या हर्बर्ट महोदय क्या है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब हम शिक्षण की बात करते हैं, किसकी बात की जाती है, जब शिक्षण की बात की जाती है तो आप उसमें देखेंगे कि शिक्षण के स्तर होते हैं। क्या होते हैं, शिक्षण के स्तर होते हैं, यानी कि लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। आपको पता होगा कि लेवल ऑफ टीचिंग 3 होते हैं, यानी कि शिक्षण के स्तर कितने होते हैं, 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से, पहले को हम क्या कहते हैं, पहले को कहा जाता है स्मृति स्तर। क्या कहते हैं, पहले को कहते हैं स्मृति स्तर। और जो दूसरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, बोध स्तर। और तीसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, चिंतन स्तर। ध्यान दीजिए, इस स्तर का मतलब है कि एक टीचर क्लासरूम में जो टीचिंग करता है वो 3 लेवल पे करता है। जैसे हम जब फर्श से छत पर जाने के लिए प्रयास करते हैं तो बीच में स्टेयर्स का सहारा लेते हैं, सीढ़ियों का सहारा लेते हैं, वो सीढ़ियां कई सारे पायदान में बनी होती हैं। ऐसे ही जब क्लासरूम में टीचिंग करते हैं तो वह क्लासरूम की जो टीचिंग होती है वो 3 हिस्सों में, हम कहते हैं 3 स्तर पे होती है। एक क्या होता है, स्मृति स्तर, दूसरा क्या आपका बोध स्तर, और तीसरा आपका चिंतन स्तर। अगर आप देखेंगे तो यह बताया जाता है कि शिक्षण का जो स्मृति स्तर है यह सबसे निम्न होता है। क्या होता है, यह शिक्षण का सबसे निम्न होता है, आप इसको समझिएगा। और जो बोध स्तर है यह मध्यम स्तर का शिक्षण होता है। किस स्तर का, मध्यम स्तर का। और जो चिंतन स्तर का शिक्षण है यह शिक्षण का सबसे उच्च स्तर होता है। इतनी चीज समझ गए। देखिए मैं प्रश्न बता रहा हूं आपको, लेकिन उसके साथ साथ ये प्रश्न कहां से निकल करके आया वो भी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। और जब आप इन सारी चीजों की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, ये आपके लिए यूपी टेट में और उसके साथ साथ जो सुपर टेट है, इन दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि शिक्षण के स्तर क्या है। और यहां पर यूपी टेट और सी टेट में तो सीधे सीधे आपसे तथ्य पूछे जाते हैं
लेकिन इसी का प्रयोग जब सीटेट में किया जाता है, तो जैसे हम हिंदी शिक्षण पढ़ रहे हों, हम अंग्रेजी शिक्षण पढ़ रहे हों, संस्कृत शिक्षण हो, तो वहां पर ये जो शिक्षण के स्तर हैं इनका प्रयोग करते हुए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किसी बालक को चीजों को रटने के लिए कहा जा रहा है तो वह किस स्तर का शिक्षण है, किसी विषय वस्तु को समझने के लिए जोर दिया जा रहा है तो वह किस स्तर का शिक्षण है, तो वहां इसका प्रयोग करके पूछा जाता है। लेकिन यूपी टेट और सुपर टेट में सीधे सीधे आपसे क्या पूछे जाते हैं, तथ्य पूछे जाते हैं। वापस चलते हैं अपने बिंदु पर और देखिए, हमने कहा कि जो स्मृति स्तर है वो शिक्षण का सबसे निम्न स्तर होता है और जो बोध स्तर है वो शिक्षण का मध्यम स्तर होता है। इसके साथ साथ जो चिंतन स्तर है वह शिक्षण का सबसे उच्च स्तर होता है। अब देखिए, जिस स्मृति स्तर की बात कर रहे हैं तो इस स्मृति स्तर पर क्या किया जाता है, बालकों के रटने पर बल दिया जाता है। किस बात पर बल दिया जाता है, बालकों के रटने पर बल दिया जाता है। जैसे जब हम और आप छोटी कक्षाओं में थे तो वहां हमने आपने देखा था कि हमको पोयम क्या कही जाती, रटाई जाती थी। टेबल हमको क्या किया गया, रटाया गया, ना कि कभी हमको यह बताया गया कि टेबल बनता कैसे है। देखा तुमने, चाहे वो नेशनल एंथम हो जाए या कोई क्लास की प्रेयर हो जाए या स्कूल की प्रेयर हो जाए, वो कभी हमको समझाई नहीं गई, क्या किया गया, रटाया गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जो शिक्षण का स्मृति स्तर होता है ये बालकों के रटने पर बल दिया जाता है। यानी कि टीचर जो कुछ भी पढ़ाता है प्रयास ये करता है कि आपको रटा दिया जाए। उस रटाने के पीछे का मोटिव ये होता है कि वह केवल और केवल आपको सूचनाएं देना चाहता है। क्या करना चाहता है, केवल सूचना देना चाहता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्मृति स्तर का शिक्षण किया जाता है उस स्मृति स्तर के शिक्षण में बालकों को सूचनाएं उपलब्ध कराकर रटने पर बल दिया जाता है, ना कि समझने पर, केवल और केवल रटने पर बल दिया जाता है। तो और अधिक अगर आप जानना चाहते हैं स्मृति स्तर के संदर्भ में तो देखिए, जो स्मृति स्तर है इसमें एक नाम आप पढ़ेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर। क्या नाम पढ़ेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर। जो यहां लिखा गया कि स्मृति स्तर हर्बर्ट, तो देखिए जो स्मृति स्तर है इसके जनक कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर। कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि हर्बर्ट महोदय की शिक्षण विधि कौन सी है। तो हर्बर्ट महोदय ने जिस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया उसको हम क्या कहते हैं, पंचपदीय प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचपदीय प्रणाली। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हर्बर्ट की कौन सी शिक्षण विधि है तो आप कहेंगे पंचपदीय प्रणाली। इसका मतलब क्या है, पंच का मतलब क्या, पांच, और पदीय का मतलब पद। तो ये बताइए कि हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में कितने पद हुए, 5। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में कुल कितने पद हुए, 5 पद हुए। और इसी पंचपदीय प्रणाली को कभी कभी पाठ योजना विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाठ योजना विधि भी कहा जाता है। इतनी सारी चीजें आपने समझी क्या, कि ये जो स्मृति स्तर है ना ये शिक्षण का सबसे निम्न स्तर है। क्या है, स्मृति स्तर शिक्षण का सबसे निम्न स्तर है और इस स्तर पर शिक्षक बालकों को सूचनाएं उपलब्ध कराकर रटने पर बल देता है। ठीक है, अगर बात की जाए कि इस स्मृति स्तर के जनक कौन है तो स्मृति स्तर जो वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया और स्पेंसर के जो शिक्षण विधि है उसको हम क्या कहते हैं, पंचपदीय प्रणाली कहते हैं या कभी कभी पाठ योजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाठ योजना भी। आप निष्कर्षता ये समझिएगा कि जो स्मृति स्तर में हर्बर्ट स्पेंसर की विधि है उसमें कितने पद हैं, 5 पद हैं। अभी तो आप ये समझ गए होंगे, यहां तक इतना समझ गए होंगे कि ये जो ए वाला विकल्प लिखा गया है कि स्मृति स्तर और उसके सामने हर्बर्ट स्पेंसर, वो क्या है, कुल मिलाकर के वो सही विकल्प लिखा गया है। और आपको क्या ढूंढना था, आपको यही ढूंढना था कि कौन सा जोड़ा सुमेलित है। तो पहले तो आप ए वाले को लगाइए कि हाँ ये सुमेलित है, क्योंकि मैंने इसके विषय में आपसे जानकारी साझा कर ली। अब बात की जाएगी बोध स्तर की और उसके आगे क्या लिखा है, मुआविशल लिखा हुआ है। तो अगर आपने स्मृति स्तर को पढ़ लिया तो आप ये देखेंगे कि ये जो बोध स्तर है ना, इस बोध स्तर ये शिक्षण का मध्यम स्तर है। क्या है, शिक्षण का मध्यम स्तर है और यहां बालकों के समझने पर बल दिया जाता है। बालकों के क्या करने पर, समझने पर बल दिया जाता है। यानी कि जो विषय वस्तु बालकों को उपलब्ध कराई जाती है उसमें यह प्रयास किया जाता है कि बालक को वह विषय वस्तु समझ में आ जाएगी। जैसे जो छोटी कक्षाओं में पढ़ाया गया, कोई कहानी बताई गई तो उस कहानी के बताए जाने के पीछे कई सारी चीजें, कई सारे उद्देश्य थे।
अभी फिर कभी प्रश्न आएगा तो हम चर्चा करेंगे कि शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं उनका भी वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, ब्लूम महोदय ने उनका भी वर्गीकरण किया है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य होते हैं और उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिक्षण कार्य किए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि स्मृति स्तर में किस प्रकार के शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो आप लिखेंगे कि स्मृति स्तर पर जो ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, कौन से उद्देश्य? स्मृति स्तर पर ज्ञानात्मक उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। बात की जाए बोध स्तर पर, तो बोध स्तर पर जो भावात्मक उद्देश्य होते हैं, कैसे उद्देश्य? जो भावात्मक या बोधात्मक उद्देश्य होते हैं, इनको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो बोध स्तर है यह शिक्षण का मध्यम स्तर होता है और यहां बालकों को समझाने पर या बालकों के समझने पर बल दिया जाता है। हम जो शिक्षण कार्य करते हैं वह इस स्तर का करते हैं कि जो जानकारी स्मृति स्तर पर बालक को दी गई, बोध स्तर पर टीचिंग करने के बाद वह जानकारी बालकों के समझ में आ जाए। ठीक, तो लेकिन ये जो बिंदु लिखा गया कि बोध स्तर और माविशन, ये भी बिल्कुल सही लिखा गया। इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि पहला वाला विकल्प हमने देखा वह स्मृति स्तर और हर्बर्ट के नाम के साथ लिखा गया था, वो विकल्प सही सुमेलित था। दूसरा हमने पढ़ा बोध स्तर और ये माविशन के साथ लिखा गया है, यह भी सही लिखा गया है। अब बात करते हैं तीसरे स्तर की, लिखा गया चिंतन स्तर और इसके सामने मॉरिसन पी हंट लिखा गया। ठीक, या मॉरिस पी हंट लिखा गया। तो ये जो चिंतन स्तर है इसके प्रतिपादक कौन है? हंट महोदय हैं। चिंतन स्तर के प्रतिपादक कौन है? हंट महोदय हैं। और इस चिंतन स्तर पर क्या किया जाता है बेटा? जो शिक्षण का क्रियात्मक उद्देश्य होता है, क्योंकि मैंने अभी चर्चा में आपको बताया कि शिक्षण के 3 उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक वाले का प्रयोग हर्बर्ट की यानी कि स्मृति स्तर को पूरा करने में किया जाता है। बोध स्तर में हम भावात्मक उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं और जो चिंतन स्तर है इसमें हम क्रियात्मक या कौशलात्मक उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। बात की जाए हंट महोदय की, तो हंट महोदय ने कहा कि ये जो चिंतन स्तर है यह शिक्षण का सबसे उच्च स्तर है। क्या है? शिक्षण का सबसे उच्च स्तर है और इसमें हम क्या कहते हैं? बालकों के क्रिया या व्यवहार करने पर बल देते हैं। क्या कहते हैं? बालकों के क्रिया या व्यवहार करने पर बल देते हैं। या हम ये कह लें कि यहां बालकों के अंदर कौशल विकसित करने का प्रयास किया जाता है। क्या कहता है? कौशल विकसित करने का प्रयास किया जाता है। किस आधार पर? स्मृति स्तर पर आपने सूचनाएं दी थी, बोध स्तर पर बालक ने उन सूचनाओं को समझा था और जो आपका चिंतन स्तर है इस स्तर पर आकर के बालक के कौशलात्मक पक्ष का विकास हो जाता है। ठीक है, इतनी सारी चीज समझ गए। अब देखिए जो स्तर है ना, चाहे स्मृति स्तर की बात की जाए, बोध स्तर की बात की जाए, चिंतन स्तर की, सबके अंदर पार्ट बताए गए हैं। ठीक है, सबके अंदर पार्ट बताए गए हैं। फिर अगला जब प्रश्न आएगा तो वहां हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये मत समझिएगा कि यहीं पर ये जो शिक्षण के स्तर हैं वो समाप्त हो जाते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। लेकिन यहां से समझिएगा कि शिक्षण के 3 स्तर हैं और जो अभी तक हम लोगों ने विश्लेषण किया उस विश्लेषण के आधार पर आप इतना समझ चुके होंगे कि आपको प्रश्न दिया गया था कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है और 3 विकल्पों पे अभी तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। क्या? एक तो हमने देखा कि स्मृति स्तर हर्बर्ट का ये सही लिखा गया, दूसरा हमने देखा बोध स्तर माविशन का ये भी सही लिखा गया और तीसरा स्तर हमने क्या देखा? चिंतन स्तर ये मॉरिस पी हंट का है और ये भी कैसा लिखा गया है? सही लिखा गया है। आपको ढूंढना क्या था? कौन सा जोड़ा सुमेलित है। अब आप देखें कि ए भी सुमेलित है, बी भी सुमेलित है, सी भी सुमेलित है और डी में क्या लिखा गया है? उपरोक्त सभी। यानी कि ये कहता है चौथा विकल्प कि 4 के चारों विकल्प जो हैं ऊपर जो लिखे गए हैं, उपरोक्त का मतलब जो ऊपर लिखे गए ए, बी और सी, ये सही सुमेलित हैं। तो कौन सा विकल्प आप टिक करेंगे? डी वाला विकल्प सही करेंगे। सही आंसर कौन सा होगा? डी वाला होगा। स्मृति स्तर हर्बर्ट का है, बोध स्तर माविशन का है, चिंतन स्तर हंट महोदय का है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए। देखिए हमने तो चर्चा की केवल एक क्वेश्चन पर, लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य चीजें हैं उनको भी हमने आपके साथ साझा कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन से कथन सुमेलित हैं। अब फिर देखिए यहां भी आपको ध्यान देना है कि कथन दिए गए हैं और उन कथनों को देखना है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है। ए वाला पढ़ते हैं, लिखेगा शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है और यह कथन किसका है? जॉन एडम्स का। तो इससे पहले आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ा होगा कि शिक्षण प्रक्रिया में 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? 2 ध्रुव होते हैं और यह कथन किसका है? जॉन एडम्स का। अगर बात की जाए एडम्स महोदय की,
तो आप देखेंगे कि एडम्स महोदय ने कहा कि शिक्षण प्रक्रिया में दो ध्रुव होते हैं। तो पहले तो ये समझिए कि शिक्षण होता क्या है। वास्तव में हम शिक्षण वाले कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, हमेशा सब शिक्षण बताइए शिक्षण बताइए। पहले तो ये समझिए कि शिक्षण जो है ना, ये क्या है कि एक अनुभव युक्त व्यक्ति जो है, क्या है, एक जो अनुभवी व्यक्ति है उससे यह कम अनुभव वाले व्यक्ति को, एक अनुभव युक्त व्यक्ति जो है वह कम अनुभव वाले व्यक्ति को जो कुछ भी सिखाने का प्रयास करता है उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। वास्तव में शिक्षण में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाता है, जो कुछ हमारे पास होता है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, इसको क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। और यह प्रक्रिया निर्धारित वातावरण में कक्षागत परिस्थितियों में ही संपन्न की जा सकती है। तो उसी के संदर्भ में जॉन एडम्स ने कहा कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? एक को उन्होंने क्या कहा, शिक्षक, और दूसरे को उन्होंने क्या कहा, शिक्षार्थी। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए यूजफुल होगा। ये बात सही लिखी गई है, ए वाला स्टेटमेंट, कि शिक्षण एक एवं द्विध्रुवीय प्रक्रिया। तो एवं जो है इसको एक कर लीजिएगा, क्या, शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ये जॉन एडम्स का कथन है और ये बिल्कुल सही लिखा गया है, क्योंकि एडम्स महोदय ने कहा कि जिस शिक्षण प्रक्रिया की हम बात करते हैं उसके दो ध्रुव हैं। कौन? एक शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी। इसका मतलब एक हम और दूसरे आप। यदि हम और आप दोनों हैं तो शिक्षण की प्रक्रिया चल सकती है, इस संदर्भ में एडम्स महोदय ने कहा। आगे बढ़ते हैं और आप बात करेंगे अपने बी वाले विकल्प की। अगर देखा जाए तो बी वाला जो विकल्प है इसमें लिखा गया शिक्षण, इसको भी एवं को एक कर लीजिएगा। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ये किसका कथन है? जॉन डीबी का। किसका कथन है? जॉन डीबी ने कहा कि अगर बात किया जाए तो शिक्षण प्रक्रिया में तीन ध्रुव हैं। कितने? तीन। दो की बात किसने की थी? अभी आपने देखा कि दो ध्रुव की बात की थी जॉन एडम्स ने, लेकिन डीबी ने क्या कहा कि तीन ध्रुव हैं। देख लेते कौन कौन से। एक को इन्होंने क्या कहा, एक को इन्होंने कहा शिक्षक, जो कि एडम्स भी बता चुके थे। अगला इन्होंने कहा कि शिक्षार्थी, क्या, शिक्षार्थी। और तीसरा जो इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम, क्या बताया, पाठ्यक्रम। इसका मतलब कि जो शिक्षण प्रक्रिया चलती है उसके तीन ध्रुव हैं, और तीन ध्रुवों की बात की जाए तो एक क्या है आपका, शिक्षक, दूसरा आपका शिक्षार्थी, और तीसरा आपका पाठ्यक्रम। शिक्षण प्रक्रिया के लिए हमारी आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता है, और हम दोनों के मध्य एक पाठ्यक्रम का भी होना आवश्यक है, जिसके अनुसार हम दोनों लोग चलने का प्रयास करते हैं। तो ये बिंदु यहां से भी सही लिखा गया है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ये जॉन डीबी, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेटा जरा ये बताओ कि शिक्षण जो है ना, इस शिक्षण के चर कितने होते हैं, वेरिएबल कितने होते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताओ जरा शिक्षण के चर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि शिक्षण के तीन चर होते हैं। कितने? तीन। कौन कौन से? एक तो आपका स्वतंत्र चर, कौन सा? एक तो आपका स्वतंत्र चर, दूसरा आपका क्या, आश्रित चर, और तीसरा जो है आपका वो क्या है, हस्तक्षेपी या सहायक चर। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षण प्रक्रिया के चर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके तीन चर होते हैं। कौन कौन से? एक स्वतंत्र, दूसरा आपका आश्रित, और तीसरा आपका हस्तक्षेपी या सहायक चर। अब प्रश्न उठता है स्वतंत्र चर कौन सा होगा? तो जो यहां आपने शिक्षक लिखा है ना, ये शिक्षक हमेशा क्या होता है, ये स्वतंत्र होता है। शिक्षक क्या है? स्वतंत्र है। और शिक्षार्थी क्या है? शिक्षार्थी आपका आश्रित चर होता है। शिक्षार्थी क्या है? ये आश्रित चर होता है। और पाठ्यक्रम जो है ये क्या है? ये सहायक चर है। क्या है? सहायक चर। और कभी कभी इसको हस्तक्षेपी चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्तक्षेपी चर कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, शिक्षक को स्वतंत्र क्यों कहा गया? एक शिक्षक आपको सिखाने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन क्या सिखाएगा इसके लिए नहीं स्वतंत्र है। निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सिखाने के लिए वह स्वतंत्र होता है। जो भी निर्धारित किया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाने के लिए स्वतंत्र हूं। और शिक्षार्थी जो वो क्या है? वो आश्रित है। किसके लिए? निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए वह आश्रित है। अगर मैं पाठ्यक्रम के बाहर आपको बताने लग जाऊं तब आप सीखने के लिए आश्रित नहीं है। इसका मतलब हम दोनों को अगर कोई बांध करके रखता है, या हम दोनों को जो आगे बढ़ने से, सीमा रेखा से बाहर जाने से प्रतिबंधित करता है, वो कौन है? वो हमारा क्या है? पाठ्यक्रम। इसीलिए इसको क्या कहा गया? सहायक या हस्तक्षेपी चर।
वो ऐसा है जो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है, रोकता है कि आपको इस निर्धारित चीज से बाहर नहीं जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें आएंगी, तो सामान्यतः पाठ्यक्रम में किताबों को आप ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पाठ्यक्रम शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसके साथ साथ जो शिक्षण सहायक सामग्री है या जो संसाधन हैं उनको भी सम्मिलित किया गया। जैसे एक वातावरण हो जाए, विद्यालय भवन हो जाए, व्हाइट बोर्ड हो जाए या अन्य प्रकार के जो भी उपकरण हैं उन सबको भी किसकी श्रेणी में रखा गया, हस्तक्षेपी या सहायक के। तो उम्मीद करते हैं ये बिंदु आपने समझा होगा कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ये जॉन डीवी का कथन है और बिल्कुल सही लिखा गया है। और इसके साथ साथ आपने ये भी सीखा होगा कि जो शिक्षण प्रक्रिया ना उसके 3 चर होते हैं। देखिए अगला बिंदु लिखा गया है कि शिक्षण के 3 चर होते हैं। किसके अनुसार? स्मिथ महोदय के अनुसार। स्मिथ यानी कि कौन से स्मिथ? वो जो क्रिकेट खेलते हैं वो स्मिथ नहीं, यहां पर स्मिथ, B.O. स्मिथ। कौन से स्मिथ? B.O. स्मिथ। इन्होंने कहा कि शिक्षण के 3 चर हैं और 3 चर कौन से हैं, यही जिसके संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे। इतनी सारी चीजें क्लियर हैं कि आप देखिए शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, 3 ध्रुव हैं और शिक्षण के 3 चर भी हैं। इन तीनों बिंदुओं को जब हमने स्पष्ट कर लिया तो अब हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और वो निष्कर्ष क्या होगा, हमसे पूछा गया है कि जरा ये बताइए कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा गया है, सुमेलित है। तो जब हमने तीनों स्टेटमेंट का एनालिसिस किया तो एक निष्कर्ष पे हम पहुंचे कि जो चौथा विकल्प लिखा गया कि उपरोक्त सभी, ये वाला सही विकल्प है। क्यों सही है? क्योंकि स्टेटमेंट ए सही लिखा गया, स्टेटमेंट बी सही लिखा गया, स्टेटमेंट सी भी सही लिखा गया, इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, डी वाला विकल्प, जो तीनों स्टेटमेंट को डिफाइन करता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि शिक्षण के सूत्र किसने दिए? शिक्षण के सूत्र किसने दिए? पहला है आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने। अभी मैंने इनके संदर्भ में चर्चा की, इन्होंने क्या किया है, स्मृति स्तर दिया है, शिक्षण का स्मृति स्तर दिया है। या आप कह लीजिए कि इन्होंने क्या किया, पंचपदीय प्रणाली के जनक हैं ये। क्या ये पंचपदीय प्रणाली के जनक हैं, आप ये कह लीजिए। अथवा आप ये कह लीजिए कि जो पाठ्य योजना विधि है ना, पाठ्य योजना है, वो किसकी है, वो भी हर्बर्ट स्पेंसर की है। तो ये तो शिक्षण सूत्र दिए नहीं। अगला है आपका कमेनियस और अगला है आपका दोनों, ठीक है। और फिर लिखा है क्या, दोनों नहीं। तो देखिए अगर देखा जाए तो वास्तव में जो शिक्षण के सूत्र हैं उसका प्रतिपादन जो है हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस दोनों लोगों ने मिलकर किया है। इसलिए मैंने कहा तो केवल स्पेंसर ने नहीं दिया। और देखिए यहां अगर आप देखेंगे तो सी वाले विकल्प में लिखा भी गया है कि शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया, तो विकल्प सी लिखता है कमेनियस और हर्बर्ट स्पेंसर दोनों लोगों ने। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, सी वाला सही हो जाएगा। अच्छा जरा ये देख लीजिए शिक्षण सूत्र होते क्या हैं। शिक्षण सूत्र क्या है कि एक शिक्षक जो है इसको शिक्षण प्रक्रिया में आसानी हो जाए, एक निर्धारित ट्रैक है उसको फॉलो करते हुए शिक्षण कार्य करे, जिससे हमें शिक्षण करने में आसानी हो जाए और जो अधिगम करता है उसको अधिगम करने में आसानी हो जाए। इसी के लिए क्या किए गए, शिक्षण सूत्र बनाए गए। कुछ शिक्षण सूत्रों का उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाए कि सरल से जटिल की ओर। क्या लिखा जाए, सरल से जटिल की ओर। तो ये क्या है, ये शिक्षण सूत्र है। अगर लिखा जाए कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अगर ये लिखा जाए कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो ये क्या है, ये शिक्षण सूत्र है, ठीक है। अगर लिखा जाए कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो ये क्या है, ये शिक्षण सूत्र है। अगर लिखा जाए आपसे कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, तो ये क्या है, ये आपका शिक्षण सूत्र है। अगर लिखा जाए कि मूर्त से अमूर्त की ओर, तो ये क्या है, ये आपका शिक्षण सूत्र है। अगर लिखा जाए पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, तो ये क्या है, ये आपका शिक्षण सूत्र। मैंने कई सारे शिक्षण सूत्रों का उदाहरण दिया। एक चीज यहां से तो आपको स्पष्ट हो गई होगी, क्या, जब लिखा गया सरल से जटिल,
जब लिखा गया स्थूल से सूक्ष्म, जब लिखा गया ज्ञात से अज्ञात, जब लिखा गया प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, जब लिखा गया पूर्ण से अंश, और जब लिखा गया मूर्त से अमूर्त। तो इसमें आपने देखा होगा कि जहां से शिक्षण सूत्र स्टार्ट होते हैं वो हिस्सा हमेशा क्या है, आसान है, और एंड कहां पे होता है, एक जटिल प्रक्रिया की तरफ एंड होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो शिक्षण सूत्र हैं वो आसान से कठिन की ओर है, या हम कह लें सरल से जटिल की ओर है। यदि एक दो शिक्षण सूत्रों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो शिक्षण सूत्र हैं उन सब की स्थिति यही है कि वो सब आसान से जटिल की ओर या कठिन की ओर बनाए गए हैं। ठीक है, एक प्रश्न मैं आपको यहां से दे रहा हूं, आपके सामने दिख रहा होगा पूर्ण से अंश की ओर। आप लोग वीडियो को देखिएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि ये जो लिखा गया पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र ये किस संप्रदाय की देन है। क्योंकि आप देखते हैं जब हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो उस मनोविज्ञान में संप्रदाय है। आपको इसी प्रश्न का जवाब देना है कि पूर्ण से अंश की ओर किस संप्रदाय की देन है। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं, यहां से अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, कि प्रतिभाशाली छात्रों के बारे में उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। क्या करना है, प्रतिभाशाली छात्रों के विषय में उपयुक्त का चयन करना है आपको। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रतिभाशाली छात्र होते क्यों हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन किसको कहते हैं। जब आप पढ़ेंगे और उस पढ़ने में आपको मिलेगा विशिष्ट बालक, आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा विशिष्ट बालक। तो प्रश्न सबसे पहले आपको यही मिलेगा कि जो विशिष्ट बालक की हम बात कर रहे हैं वो विशिष्ट बालक होते कौन है और किन बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है। तो देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में समझिए, विशिष्ट बालक का मतलब है कि जो विशेष हो। विशिष्ट बालक का मतलब कौन, जो विशेष हो। और विशेष कौन होगा, एक आप ले लीजिए सामान्य बालक। क्या ले लीजिए, सामान्य बालक। फिर प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा सर सामान्य किसको कहेंगे, तो सामान्य उसको कहेंगे जो ना आपको गधा दिखाई पड़ता हो ना आपको बहुत चालाक दिखाई पड़ता हो, वो क्या है, सामान्य बालक। तो कहा गया कि सामान्य बालक है, यदि सामान्य से कोई ऊपर है तो वो क्या होगा, विशिष्ट होगा। यदि कोई बालक सामान्य बालक से ऊपर है तो क्या कहेंगे, उसको विशिष्ट कहेंगे। और यदि कोई बालक सामान्य से निम्न या नीचे है तब भी उसको हम क्या कहेंगे, विशिष्ट बालक है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि सामान्य बालकों को छोड़ करके जितने बालक हैं वो समस्त बालक क्या हैं, विशिष्ट बालक। ये बात समझ में आई क्या, कि सामान्य बालकों को छोड़कर जितने भी बालक हैं सभी बालक विशिष्ट बालक हैं। अगर सामान्य से ऊपर है तब भी विशिष्ट और सामान्य से नीचे है तो तब भी विशिष्ट। अब इसमें आप देखेंगे कि इन विशिष्ट बालकों में कई सारे क्लासिफिकेशन किए गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि विशिष्ट बालकों में एक तो आपको मिलेगा शारीरिक आधार पर विशिष्ट बालक, दूसरा आपका मिलेगा मानसिक आधार पर विशिष्ट बालक, आपको मिलेगा सामाजिक आधार पर विशिष्ट बालक। ऐसे कई प्रकार से आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है, लेकिन यहां से मैं बता दूं कि आपको जब मानसिक आधार पर विशिष्ट बालक मिलेंगे, किस आधार पर, मानसिक आधार पर। क्योंकि मैं शारीरिक आधार पर विशिष्ट बालकों की चर्चा नहीं कर रहा हूं जिसमें आपके दृष्टिबाधित बालक आते हैं, वाणी दोष से युक्त बालक आते हैं, विकलांग बालक या दिव्यांग बालक जिनको आप कहते हैं वो आते हैं, उनकी चर्चा मैं नहीं कर, श्रवणबाधित बालक आते हैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमें किससे मतलब है, केवल प्रतिभाशाली बालकों से ही मतलब है। तो आप देखेंगे कि प्रतिभाशाली बालक किस श्रेणी में आते हैं, जब आप देखेंगे कि मानसिक आधार पर विशिष्ट बालक, तो बेटा आपको पता चलेगा कि यहां इनका संबंध केवल और केवल बुद्धि से होता है। तो मानसिक आधार पर जब विशिष्ट बालकों का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो बताया जाता है कि ये बालक दो प्रकार के होते हैं। मानसिक आधार पर विशिष्ट बालक हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं मंद बुद्धि बालक, क्या कहते हैं, मंद बुद्धि बालक, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, एक को क्या कहेंगे, मंद बुद्धि बालक, और दूसरे को हम क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली बालक। लेकिन इन दोनों बालकों का संबंध किससे है, सीधे या सीधे बुद्धि से है। मंद बुद्धि बालक और प्रतिभाशाली बालक, इन दोनों बालकों का संबंध बुद्धि से है। अब यहां देखिए इसके बीच में हमने एक क्राइटेरिया छोड़ दिया है। जैसे जब आप मंद बुद्धि बालकों के संदर्भ में पढ़ेंगे तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गीकरण किया है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 90 से कम IQ वाले जितने भी बालक हैं सब मंद बुद्धि हैं, कुछ लोग कहते हैं 85 से कम IQ वाले मंद बुद्धि बालक हैं, और कहीं कहीं तो यह भी उल्लेख मिलता है कि 80 से कम IQ वाले बालक मंद बुद्धि हैं। लेकिन जब प्रतिभाशाली बालकों की बात की जाएगी तो कहते हैं 130 प्लस ऐसे बालक जिनकी IQ
प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। ये बताया किसने? इसको बताया टर्मन महोदय ने। टर्मन महोदय ने 1916 में बुद्धिलब्धि के वितरण का क्लासिफिकेशन किया और बताया कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि 130 से ऊपर होती है उनको हम क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली। अब कई सारे बच्चों के मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है ये अलग अलग प्रकार से किया गया। कुछ लोग 140 से ऊपर प्रतिभाशाली मानते हैं अलग अलग से, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो टर्मन का है, जो उन्होंने 1916 में क्लासिफिकेशन किया और बताया कि 130 से ऊपर IQ वगैरह तो बालक क्या कहेंगे? हम उसको प्रतिभाशाली कहेंगे। ठीक है, अब बहुत सारी चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होगा। अब सीधे हम चलते हैं प्रतिभाशाली बालक। अब आप समझ चुके होंगे कि प्रतिभाशाली बालक किसको कहते हैं। तो आप कहेंगे कि ऐसे बालक जिनकी IQ 130 प्लस होती है उनको हम क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक। ठीक, अब क्या प्रश्न है कि प्रतिभाशाली छात्रों के बारे में उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। यानी कि 4 स्टेटमेंट हैं, उनमें से किसी एक उपयुक्त का आपको चयन करना। देखते हैं, पहला विकल्प लिखा गया है कि कक्षा में चुनौतीपूर्ण कार्य ना मिलने पर यह समस्यात्मक बालक हो जाते हैं या हो सकते हैं। अब एक नया शब्द आपको मिला होगा, ये समस्यात्मक, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है समस्यात्मक बालक क्या है? तो इसके भी कॉन्सेप्ट को आप समझते चलिए साथ ही साथ। समस्यात्मक बालकों के डेफिनेशन में यह कहा गया कि ऐसे बालक जो सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। नोट कर लीजिएगा आप, ऐसे बालक जो सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं उन बालकों को हम क्या कहते हैं? समस्यात्मक बालक। जैसे कि मैं यहां पढ़ा रहा हूं, आप लोग पीछे बैठे हैं और आप पेन की कैप निकाल करके मेरे ऊपर फेंक दीजिए, तो इसका मतलब जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है इसमें क्या होगी? बाधा उत्पन्न होगी। ऐसे ही बालकों को क्या कहा गया? समस्यात्मक बालक कहा गया। ठीक, अब क्या विकल्प लिखा गया है कि कक्षा में चुनौतीपूर्ण कार्य ना मिलने पर यह समस्यात्मक हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब आप दे दीजिए क्लास में कि बेटा 1 से 10 तक की आप टेबल लिखिए, सारे बच्चों को आपने दे दिया, उसमें 2 बच्चे ऐसे हैं जो प्रतिभाशाली हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जो प्रतिभाशाली हैं। तो 1 से 10 तक की टेबल लिखने के लिए दिया तो वो बहुत इजी है अगर इनके लिए, तो ये उसको कहीं ना कहीं जल्दी कार्य को कर लेंगे, बाकी बच्चे उसी को करते रहेंगे। तो जब हमने अपने कार्य को जल्दी संपन्न कर लिया है तो खाली समय बचेगा हमारे पास। अब उस खाली समय में हम क्या करेंगे? कहीं ना कोई ऐसा कार्य करेंगे जैसे सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो जैसे ही हमने बाधा उत्पन्न किया हम क्या बन गए? अब समस्यात्मक बालक बन गए। इसलिए पहला स्टेटमेंट जो लिखा गया है कि कक्षा में चुनौतीपूर्ण कार्य ना मिलने पर बालक समस्यात्मक हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक है उनको चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद होते हैं और हमें उनको गृहकार्य देते समय या जो क्लास का कार्य है देते समय चुनौतीपूर्ण कार्य ही देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बालक कैसा हो जाएगा? समस्यात्मक। अब बात करते हैं विकल्प संख्या बी की बात करते हैं। अगर विकल्प बी की बात की जाए तो विकल्प बी में लिखा गया है कि इनके लिए अधिगम का समृद्ध वातावरण होना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है। आप समझते हैं किसी भी प्रकार के अधिगम के लिए एक वातावरण का होना आवश्यक होता है, लेकिन जो बालक प्रतिभाशाली हैं उनके लिए एक समृद्ध वातावरण का होना आवश्यक है। यदि समृद्ध वातावरण नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनको जो पोषण चाहिए होता है वातावरण से वो नहीं मिल पाएगा। उनकी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा के साथ न्याय नहीं होगा, अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनको क्या चाहिए? एक समृद्ध वातावरण भी चाहिए। ये स्टेटमेंट भी सही लिखा गया है। तीसरे की बात करते हैं, इन्हें निर्धारित विषयों के अलावा खेल, संगीत, कला आदि में निपुणता प्राप्त करने के लिए कहें। जैसे अगर कोई प्रतिभाशाली बालक है और उसको आप केवल और केवल निर्धारित विषय ही पढ़ाते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आप लोगों ने सुना होगा किसको? जीन पियाजे को इस संदर्भ में आपने सुना होगा, जिनको आप पाइगेट भी कुछ लोग कहते हैं, इनको आपने सुना होगा। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे कि इन्होंने 21 वर्ष की आयु में पीएचडी कर डाली थी बायोलॉजी से, यानी कि जीव विज्ञान से इन्होंने 21 वर्ष की आयु में पीएचडी कर डाली थी। जिस समय हम और आप ग्रेजुएशन करते हैं उस समय जीन पियाजे ने पीएचडी कर डाली थी। कारण क्या रहा होगा? कारण यह था कि ये गिफ्टेड थे, यानी कि प्रतिभाशाली थे। और जब हम 2 वर्षों में 2 क्लास को पास करते हैं तो उन 2 वर्षों में कहीं ना कहीं 4 क्लास पास करते आए थे। अभी आगे जब प्रतिभाशाली बालक पढ़ेंगे तो वहां इनके समायोजन के लिए आपको बताया जाएगा कि यदि बालक प्रतिभाशाली है और एक ही वर्ष में 2 कक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकता है तो एज अ टीचर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि ये बालक जो है ना निर्धारित विषयों को बहुत आसानी से सीख लेते हैं।
तो इनको व्यस्त रखने के लिए, इनकी प्रतिभा को सही दिशा निर्देश देने के लिए हमें क्या करना है, इनको खेल, संगीत, कला और अन्य चीजों में भी व्यस्त रखना है। अगर देखा जाए ओवरऑल जो हमने तीनों विकल्पों का विश्लेषण किया तो उस आधार पर बेटा आपको ये मिलेगा कि चौथा विकल्प जो लिखा गया है उपरोक्त सभी का, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। क्यों? क्योंकि इन प्रतिभाशाली बालकों के संदर्भ में ए वाला स्टेटमेंट भी सही है, बी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है और हमें फाइनली मिलता क्या है, विकल्प डी मिलता है, जिसको हम क्या कहेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 1813 के आज्ञा पत्र की किस धारा के कारण प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हुआ। सबसे पहले आपको क्या देखना है, 1813 का आज्ञा पत्र। बेटा अगर 1813 का आज्ञा पत्र आप देखेंगे ना तो ये भारतीय शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि वही 1813 है जहां से अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में दखलंदाजी देना आरंभ किया, या दखल देना आरंभ किया 1813 के चार्टर एक्ट। आप सब जानते हैं कि प्लासी के युद्ध से कहीं ना कहीं अंग्रेजों के व्यापारिक कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारतीयों की प्रशासनिक व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था। परिणामतः यह देखा गया कि 1813 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र आया ब्रिटिश संसद का, भारतीयों के संदर्भ में एक तरह से हम कह लें कि एक लिखित व्यवस्था थी कि कंपनी को यह निर्देश दिया जाता था कि आप भारतीयों पे कैसे शासन करेंगे। है क्या वास्तव में, प्रश्न पूछा गया कि 1813 की आज्ञा पत्र की किस धारा के कारण प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हुआ। तो 1813 का आज्ञा पत्र तो हम समझ रहे हैं, इसके अतिरिक्त हमें यह देखना होगा कि यह नया बिंदु क्या है, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या है। उसके संदर्भ में आप देखेंगे धारा 43 यानी कि ए वाले विकल्प में जब 1813 का आज्ञा पत्र आया तो इसको क्या कहते हैं, भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहते हैं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, भारतीय शिक्षा का शिलालेख इसको कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का शिलालेख किसको कहा जाता है, जो 1813 का आज्ञा पत्र है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, उसको भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस आज्ञा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है। ये सुपरटेट का क्वेश्चन है सीधा सीधा आपका। तो आप कहेंगे 1813 के आज्ञा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है। अब उस भारतीय शिक्षा के शिलालेख क्यों कहा गया, क्योंकि मैंने कहा कि पहली बार अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा के संदर्भ में कुछ प्रावधान किया था। अब है क्या वो प्रावधान, जब हम धारा 43 का 43 का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक बिंदु लिखा गया था, मैं निर्दिष्ट करना चाहूंगा। उसमें लिखा गया इस 43 में कि 1 लाख रुपए, कितना, 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य, यहीं से विवाद उत्पन्न होता है। लिखा गया कि 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य और भारतीय विद्वानों के ऊपर खर्च किए जाएंगे प्रतिवर्ष। क्या लिखा गया, धारा 43 में लिखा गया कि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष हम भारतीय साहित्य और भारतीय विद्वानों के विकास के लिए खर्च करेंगे। पहली ऐसी धनराशि थी जो 1813 के चार्टर एक्ट में वर्णित की गई। अब प्रश्न यहां से उठता है, जब भारतीय जो थे तो उनका यह मानना था कि भारतीय साहित्य में क्या क्या आता है। उन्होंने कहा कि आप अरबी फारसी को ले लीजिए। क्या लेंगे भारतीय साहित्य में, अरबी फारसी, और इसके साथ साथ आप हिंदी को जोड़ लीजिए। इनका यह मानना था। जो भारतीय लोग थे भारतीय साहित्य को डिफाइन करते, उन्होंने कहा कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, अरबी फारसी और हिंदी आएगा। जो भारतीय लोग थे उन्हें भारतीय विद्वान को डिफाइन करते हुए लिखा कि हम भारतीय विद्वान केवल उनको कहते हैं कि जिनको अरबी आती हो, जिनको क्या आती हो, जिनको फारसी भाषा आती हो और जिनको संस्कृत आती हो, उनको हम क्या कहेंगे, भारतीय विद्वान कहेंगे। ये भारतीयों के मत थे जिनको क्या कहा गया, प्राच्य कहा गया। यानी कि जो भारतीयों के संदर्भ में थे उनको क्या कहा गया, प्राच्य कहा गया। और उन लोगों ने इसको डिफाइन किया भारतीय साहित्य को, तो कहा अरबी फारसी और हिंदी साहित्य को जो जानते हैं उनको भारतीय साहित्य की श्रेणी में रखा जाएगा, और जो लोग भारतीय विद्वान हैं उनमें अरबी फारसी और संस्कृत के जानकार को सम्मिलित किया जाए। लेकिन एक शब्द और लिखा गया, पाश्चात्य। तो पाश्चात्य का मतलब जो पश्चिमी देशों के विचारक थे, या कह लें जो अंग्रेज थे, उनका भारतीय साहित्य का दृष्टिकोण अलग था। अंग्रेजों का यह मानना था कि जब भारतीय साहित्य की बात की जाएगी तो इसमें उर्दू, संस्कृत, फारसी जिसकी बात करें, उसके अतिरिक्त अंग्रेजी का सम्मिलित होना आवश्यक है।
ठीक ऐसे ही उन्होंने कहा कि जब भारतीय विद्वान के संदर्भ में बात की जाएगी तो हम उसको भारतीय विद्वान मानेंगे जो उर्दू, फारसी, संस्कृत के अतिरिक्त अंग्रेजी की भी जानकारी रखती हो। बस इसी में विवाद हो गया। क्या? इसी 1 लाख रुपए को खर्च करने को लेकर के विवाद हो गया। विवाद क्या हुआ कि प्राच्य वालों ने कहा कि नहीं, भारतीय साहित्य और भारतीय विद्वान का मतलब केवल यहीं तक सीमित है, जबकि जो पाश्चात्य वाले थे उनका यह मानना था कि आप भारतीय विद्वान और भारतीय साहित्य को संकीर्ण अर्थों में मत लीजिए। भारतीय विद्वान और भारतीय साहित्य में कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा को भी जोड़ा जाए। यही विवाद था वास्तव में, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका प्रश्न भी था। प्रश्न पूछा गया था कि 1813 के आज्ञा पत्र की किस धारा के कारण प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो है वो उत्पन्न हुआ। तो आपका जवाब क्या होगा कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो उत्पन्न हुआ था वो धारा 43 के कारण उत्पन्न हुआ था। और इसमें था क्या, इसमें 1 लाख रुपए को किसके ऊपर खर्च करेंगे इस बात को लिखा गया था, लेकिन यह नहीं निर्धारित किया गया कि भारतीय साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा या भारतीय विद्वान के अंतर्गत क्या क्या आएगा। इसी बात को लेकर प्राच्य और पाश्चात्य विवाद हो गया, और जिसका अंत अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा जरा ये बताओ कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किसने किया, तो आप कहेंगे लॉर्ड मैकाले ने। किसने? लॉर्ड मैकाले ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किया। और आप आगे चलकर पढ़ेंगे, अभी जब हम सिलेबस लेकर के आएंगे आपको, तो उसमें आप देखेंगे लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र आपको मिलेगा, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, और उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कैसे किया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। एक बार फिर से आपको देखना है। देखिए, ए वाला विकल्प है मैकाले का घोषणा पत्र या इसका विवरण पत्र भी कहते हैं। इसमें इसके प्रकाशन की तिथि दी गई है 2 फरवरी 1835, बिल्कुल सही लिखा गया है। मैकाले का जो विवरण पत्र आया था, जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कर रहा था, वो कब आया था? 2 फरवरी 1835 को आया था। इसके बाद देखिए ये बुद्ध लिखा गया है, इसको आप एडिट कर लीजिएगा। ये वुड है, चार्ल्स वुड होगा, ये चार्ल्स वुड होगा। और ये है वुड का घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854, ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है। और इसके संदर्भ में मैं आपको बता दूं, इसको भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? महाअधिकार पत्र कहा जाता है। किसको? जो वुड डिस्पैच है, वुड डिस्पैच जो है उसको भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहते हैं, या मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि महाअधिकार पत्र किस आज्ञा पत्र को कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जो वुड का घोषणा पत्र था उसको महाअधिकार पत्र कहते हैं। प्रकाशन कब हुआ था, आया कब था? 19 जुलाई 1854 को। ये भी बिल्कुल सही लिखा गया। अगला आप देखेंगे हंटर कमीशन, तो हंटर कमीशन 3 फरवरी 1882, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही लिखा गया है कि जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी वो 3 फरवरी 1882 को आई थी। अभी तक 3 विकल्पों का हमने विश्लेषण किया और निष्कर्षतः हमने ये देखा कि 3 के तीनों विकल्प सही लिखे गए हैं। अगर चौथे विकल्प की बात की जाएगी तो चौथा लिखा उपरोक्त सभी। इसका मतलब ए, बी और सी तीनों विकल्पों का मिलान सही किया गया है, तो आपका सही विकल्प क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला प्रश्न है उस अगले प्रश्न से हम ये देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सही कथन का चयन करना है। पहला लिखा है आपका कि भाषा विचार से पहले, यानी कि जो हमारे अंदर भाषा आती है वह विचार से पहले आती है, वाइगोत्स्की। फिर लिखा गया है कि अहम केंद्रित भाषा, पियाजे। फिर लिखा गया व्यक्तिगत वाक, वाइगोत्स्की। और फिर लिखा गया उपरोक्त सभी। तो अगर इन चारों को देखेंगे तो जो पहला बिंदु लिखा गया ए, इसमें लिखा कि भाषा विचार से पहले आती है, और इसको कौन मानता है? वाइगोत्स्की। तो अगर आप वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा गया है। अगर वाइगोत्स्की के संदर्भ में मैं चर्चा करूं तो वाइगोत्स्की के विषय में देख लीजिए, ये सोवियत संघ रूस के, वाइगोत्स्की कहां के थे? सोवियत संघ रूस के थे। और जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वास्तव में भाषा के संदर्भ में भी इन्होंने विचार दिए हैं। और इसके साथ साथ वाइगोत्स्की ने क्या किया है, इन्होंने बालकों के सामाजिक विकास का, बालकों के सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि बालकों के सामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो सामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन वाइगोत्स्की ने किया है। और कभी कभी इसको सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगर वाइगोत्स्की के संदर्भ में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और भी बहुत सारी चीजें वाइगोत्स्की के सिद्धांत में है, लेकिन फिर कभी अगले क्वेश्चन में हम लोग चर्चा कर लेंगे। दूसरा विकल्प लिखा गया है अहं केंद्रित भाषा, ये पियाजे, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही लिखा गया है। आप इसको याद रखिएगा कि पियाजे कहते हैं कि बालकों के अंदर अहं केंद्रित भाषा पाई जाती है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक जो होते हैं वो क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वाक करते हैं। ठीक है, तो ए वाला विकल्प भी सही लिखा गया है, बी वाला भी, सी वाला भी, और फाइनली हम कहां पहुंचते हैं उपरोक्त सभी विकल्प पर कि ऊपर के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखे गए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कि लिंग एक कैसी सत्ता मानी जाएगी। लिंग यानी कि जेंडर जिसको आप कहते हैं, जेंडर ये क्या है वास्तव में। तो अगर देखा जाए तो पहला है जेंडर जैविक है, फिर लिखा सामाजिक है, वास्तविक है, वैज्ञानिक है। आप समझिए कि लिंग की बात कर रहा है। लिंग का मतलब है कि ये फीमेल की बात कर रहा है अथवा ये मेल की बात कर रहा है, ना कि ये किसी के बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। किसी की बॉडी स्ट्रक्चर की बात ना करके वह मेल और फीमेल की बात कर रहा है। जरा सोचिए कि कौन बालक है, कौन बालिका है। बालक और बालिका का नामकरण किसने किया, हमने और आपने, यानी कि समाज ने किया। तो निष्कर्षतः आप इसको याद रखिएगा कि जब भी लिंग के विषय में पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि लिंग क्या है, एक सामाजिक संरचना है। लिंग क्या है, एक सामाजिक संरचना है। अगर कुछ लोग इसको जैविक लगा देते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि लिंग जैविक संरचना नहीं है। हमारे आपके शरीर की जो बनावट वो जैविक है, ना कि हम पुरुष और जो महिला का नाम दिया गया ये जैविक है। पुरुष और महिला का जो नामकरण दिया गया वो किस आधार पर, वो समाज ने किया। जैसे कि कोई वस्तु होती है तो उस वस्तु का सबसे पहले नाम कौन रखता है, समाज के लोग रखते हैं। ऐसे ही कौन महिला होगा, कौन पुरुष होगा, विशेषताओं के आधार पर किया गया, लेकिन उन विशेषताओं के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया समाज ने किया। इसलिए लिंग क्या है, एक सामाजिक संरचना है। और निष्कर्षतः आप ये कहेंगे कि जो बी वाला विकल्प है वो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है कि लिंग एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए 9 वाला प्रश्न जो है कह रहा है कि प्रभावशाली शिक्षण किसे कहा जाएगा। पहला विकल्प है कि वह कक्षा जिसमें शिक्षक का आदेश अंतिम सत्ता हो, यानी कि जो सुपर पावर है वो किसके पास है, वो एक टीचर के आदेश पर डिपेंड करती है। सुपर पावर कहाँ, जैसे अमेरिका को कहते हैं, वैसे यहां सुपर पावर जो है वो शिक्षक के आदेश पे है कि जो कह दिया वही फाइनल है। अगर ऐसी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं यह प्रभावशाली नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या चल रहा है, CCE चल रहा है। देखिए CCE के 2 मतलब निकलते हैं। एक तो क्या है, एक तो हम कहते हैं कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं, और दूसरा इसी CCE को कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है वो बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो हम अपने आदेश को थोप नहीं सकते हैं। दूसरा वाला विकल्प भी मैं साथ साथ ले रहा हूं, इसमें भी ये लिखा गया है कि वह कक्षा जिसमें विद्यार्थियों पर शिक्षक अपनी राय को थोपता है। अगर इन दोनों को देखेंगे तो अगर हम अपने विचारों को आपके ऊपर थोप देते हैं, अपने आदेश को आपके ऊपर थोप देते हैं, तो जो बाल केंद्रित शिक्षा की संकल्पना है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कि अगर आपको प्रभावशाली शिक्षण करना है तो इन दोनों चीजों से आप बचने का प्रयास करें। पहला तो ये कि आपका आदेश अंतिम नहीं होगा, और दूसरा यह कि आप अपने विचारों को नहीं थोपेंगे। अब देखिए सी वाला जो विकल्प है कह रहा है कि वह कक्षा जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण को विद्यार्थियों के जरूरतों एवं रुचियों के अनुसार ढाल लेता है। डी वाला कहता है कि वह कक्षा जिसमें शिक्षण के दौरान कठोर दंड हो। तो जैसे ये दंड का शब्द लिखा गया ना, ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। कभी भी आपको दंड मिल जाए क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि जो RT 2009 है ना, RT 2009 का मतलब है कि राइट टू एजुकेशन। क्या ये राइट टू एजुकेशन। अब जरा आप लोग बताएंगे ना कि राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, ये कौन बताएगा, आप लोग बताएंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कब लागू हुआ। कमेंट करके बताएंगे जितने लोग वीडियो को देखेंगे। ठीक, तो जो RT 2009 है फाइनली वो हमको क्या कहता है कि आप किसी भी प्रकार से बालकों को दंड नहीं दे सकते, ना तो शारीरिक दे सकते हैं, ना ही मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, किसी भी प्रकार का कोई पनिशमेंट आप नहीं दे सकते हैं, ये RT 2009 कहता है।
अब एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि आरटी 2009 जो है वो कितने से कितने आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए लागू होता है, उसी के आधार पे आपको ये डिफाइन करें। इसका मतलब कि ए वाला गलत हो चुका था, बी वाला भी हो चुका था और डी वाले को भी हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। बचा क्या विकल्प सी बचता है। विकल्प क्या बचता है हमारे पास, विकल्प सी बचता है, जिसमें यह कहा गया कि वह कक्षा जिसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की जरूरतों एवं रुचियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है या अपने शिक्षण को ढाल लेता है, वही क्या है, प्रभावशाली शिक्षण है। जब हम अपने आप को आप लोगों की आवश्यकताओं, आप लोगों की रुचियों के अनुसार ढाल लेते हैं तो हमारी क्लास क्या हो जाती है, प्रभावशाली शिक्षण की श्रेणी में आ जाती है। और अंतिम प्रश्न लेते हैं आज का, क्वेश्चन संख्या 10 है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों का समूहों में सीखने के लिए प्रेरित कर रही है। जो का है इसको को कर लीजिएगा कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूहों में सीखने के लिए प्रेरित कर रही है। यह क्या है, यानी कि हम अगर शिक्षक हैं और आप लोगों को समूह में गतिविधि करने के लिए, समूह में सीखने के लिए प्रेरित करें तो इसको क्या नाम दिया जाएगा। पहला कि समूह भावना का विकास, दूसरा अंतःक्रियात्मक अधिगम और तीसरा सामाजिक गतिविधि। क्या, एक है आपका समूह भावना का विकास और दूसरा आपका अंतःक्रियात्मक अधिगम और तीसरा आपका सामाजिक गतिविधि और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। क्योंकि मेरे पढ़ाने का अंदाज थोड़ा अलग प्रकार का है, इसलिए क्वेश्चन संख्या 10 का उत्तर सही क्या होगा ये वो लोग बताएंगे जो लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। जो लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे वे क्वेश्चन संख्या 10 का सही जवाब कौन सा होगा, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी अथवा विकल्प डी, ये आप कमेंट करके बताएंगे। हम भी जानना चाहते हैं कि कितने लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। ठीक है, बाकी जो छात्र हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ऑनलाइन सेगमेंट है और ऑफलाइन में जहां हम पहले से थे वहीं आपको अपने उत्कृष्ट एकेडमी फैजाबाद के ऑफलाइन क्लास में मिलते रहेंगे। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन की आपको कोई आवश्यकता है। ठीक है, जल्दी मिलेंगे आप सब लोगों के बीच में, तब तक अपना ध्यान रखें।